भी वक्ता हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ। सभागार में बैठे हुए विद्वद्गण, मेरे भाई बहन, मेरे आत्मन, मैं आपको भी सादर नमस्कार करता हूँ। एक श्लोक से शुरू करते हैं अपनी बातों को, जो कि आज के लिए बड़ा सामयिक लग रहा है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चित् दुःखम्। भारत आज इस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ के हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ अपनी शक्ति को अर्जित करें और किसी को दुख न दर्द न हो, ऐसी कामना के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आज के आयोजकों को, खासतौर से अजीत जी को, मोना खरे जी को, हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी हैं, सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। जितने भी इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि ऐसा आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान में, जहाँ के चेयरमैन बैठे हुए हैं भी, डायरेक्टर ज्वाला प्रसाद जी, बहुत ही सुखद अवसर है, सुखद मोमेंट है। बहुत अच्छा परिसर हम लोगों ने चुना है गांधी शांति प्रतिष्ठान का, जहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं फैमिली मेकर्स की। आज अगर सचमुच पूछें 21वीं शताब्दी की चुनौतियां क्या हैं, आज लक्ष्मी जी ने बहुत से प्रकाश डाला। सबसे बड़ी चुनौती है परिवार। परिवार को कैसे रखा जाए। दूसरी अगर सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका कि उन्होंने खुद चर्चा की, मैरिज इंस्टीट्यूशन। बहुत ही पवित्र संस्थान भारत में था, आज खतरे में पड़ता जा रहा है। डाइवोर्स की बात अजीत जी भी ने की, उन्होंने भी की, और ये बड़ा दुखद बातें हैं। दोनों चैलेंजेस कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार मेकर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, कैसे किया जाए। इस पर हमको लगता है कि आज का जो कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, अगर इसको हम लोग मूवमेंट में बदल लें, आंदोलन में, एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। फैमिली मेकर्स का एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस काम नहीं करेगा। ये वार्ड बहुत सराहनीय बात है, जो हमारे लोकल हीरोज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं परिवार को मजबूत करने में, उनको जरूर हम लोग चिन्हित भी करें, सम्मानित भी करें, उनको रिकॉग्नाइज भी करें। इससे और लोग प्रोत्साहित होंगे। मैं आज जो लोग सभागार में बैठे हैं, मैं तो ये आह्वान करूंगा कि आप आज से फैमिली मेकर एम्बेसडर बन जाए। आज से ये आपका आंदोलन शुरू हो रहा है। परिवार को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे सुदृढ़ किया जाए, परिवार को कैसे और जोड़ा जाए। भारत जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, G20 की अध्यक्षता में पिछले साल 9-10 सितंबर को जो फाइनल समिट हुई दिल्ली में, उसका मेन स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन फैमिली भी था, वी आर वन फैमिली। शुरुआत हम लोग यहाँ शुरू करें, अपने परिवार को हम लोग बचाएं, अपने परिवार को सुदृढ़ करें, अपने परिवार को संवर्धित करें, और तब ये बढ़ते हुए एक दिन विश्व परिवार बन सकता है। और भारत का जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का चरितार्थ हो सकता है हमारे जीवन में ही। आज विश्व
विश्व को एक मंच पर आकर के भारत में 9 और 10 सितंबर को, आज अजीत भाई ने हमको पुस्तक दिखाई, इसलिए हमको याद आ गया कि आज जो G20 में हुआ है उस पर पुस्तक छप चुकी है और बहुत अच्छे मैसेज हैं सबके। कैसे होगा ये समस्या है। आज रिपोर्ट तो बन चुकी 32 पेज की या 34 पेज की 82 पैराग्राफ में G20 का रिपोर्ट छप चुका, जिसमें बताया गया कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, बिजनेस में क्या होना चाहिए, टूरिज्म में क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, तब बस कम होगा। लेकिन क्या एक्शन हो रहा है उस पर? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फोरम है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि वसुधैव कुटुंबकम हो सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों को आज लेनी है कि हम लोगों ने जो तय किया, इतना खर्च हुआ, इतने महीने लगे, कई हजार मीटिंग्स हुई, बहुत डिप्लोमेसी हुई, तब जाके बहुत से कंट्री लाइक चाइना, रसिया एकमत होकर के आपका एक मंच पर आए। उसको हम लोग होने नहीं देना है। इतने मेहनत के बाद, इतने परिश्रम के बाद, इतने खर्चे के बाद अगर रिपोर्ट आई है और उसको बात कर रही है वसुधैव कुटुंबकम की, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की, और हम लोगों का भी जो विजन सर्च है, जो कुशीग्राम फाउंडेशन है, ग्लोबल पीस फाउंडेशन है और गांधी पीस फाउंडेशन है, सबका एक ही स्लोगन है कि वी आर वन फैमिली। वेद कहता है माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा, ये भूमि हमारी माता है, हम सब इसके संतान हैं। इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग को लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं। तो ग्लोबल पीस फाउंडेशन समर्पित है। ग्लोबल पीस फाउंडेशन एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका नाम है फैमिली पीस एसोसिएशन। फैमिली पीस फाउंडेशन में FPA फैमिली पर बात करती है। हमको लगता है कि उनसे भी कुछ हम लोग ले सकते हैं मैसेज, कैसे वो मेंबर बनाते हैं पूरे देश में, कैसे उस फैमिलीज के बारे में पता करते हैं कि क्या समस्याएं हैं, कैसे वो उनके साथ बैठ करके कभी कभी सामूहिक कार्यक्रम करते हैं। शायद विजन सर्च और कुशीग्राम ग्लोबल पीस फाउंडेशन साथ मिल करके ये काम करे कि और परिवारों को जोड़े, इसके मेंबर बनाए और उनके दुख सुख में सहभागी हो। किस तरह से हम लोग साथ दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हम लोगों ने भारत में इसकी कभी बहुत बड़ी संकल्पना की थी और जेंडर इक्वलिटी यहाँ तक बात है, कानून बन गया कि ठीक है 30% या 33% सीट रिजर्व हो जाएगी, लेकिन समाज में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 95 में वुमेन समिट हुआ बीजिंग में, उसके बाद से आज तक चर्चा चल रही है। भारत नहीं, हर देश में जेंडर इक्वलिटी की समस्या है ही, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उस समस्याओं को हम लोग एक आंदोलन के रूप में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। चैलेंजेस इस सेंचुरी की बहुत सी हैं, देख रहे हैं कई जगह लड़ाइयाँ हो रही है, विषमताएं हैं बहुत। इसी सब को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी एक कॉन्फ्रेंस करवाया था, ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने कॉन्फ्रेंस करवाया था 11, 12, 13 अप्रैल को लास्ट ईयर। और G20 के डिसाइड करने के पहले टॉपिक हम लोगों ने खुद टॉपिक 2 साल पहले तय कर लिया था कि कॉन्फ्रेंस होगा वसुधैव कुटुंबकम पर। हुआ 120 कंट्री के 1000 प्रतिनिधि आए, यही ले मेरिडियन होटल में हुआ। हमारा भी दिल्ली डिक्लेरेशन है, अगर आप देखेंगे सेम मिनिएचर है वो G20 का 32-34 पेज का रिपोर्ट है। उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे गांधी का जो सपना था, गांधी का सपना था पीस ब्रिगेड बनाने का। आज बहुत सी गांधी के नाम पर संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन हमको शायद लगता है कि श्रीलंका, इंडोनेशिया में पीस ब्रिगेड बना, लेकिन इंडिया में शायद ही कहीं पीस ब्रिगेड है। पीस ब्रिगेड की कल्पना गांधी ने
1930-40 के दशक में कर लिया था। कई लेख उन्होंने लिखा और कैसे पीस ब्रिगेड भारत में शांति के लिए काम करेगा उस पर हम लोगों ने विचार किया और ग्लोबल पीस फाउंडेशन, उसको पीस ब्रिगेड ब्रिगेड थोड़ा सा सेना के नाम से आता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मैंने हिंदी में उसका अनुवाद होता है शांति सेना। तो शांति सेना ना कह करके हम लोग पीस बिल्डर्स कहते हैं। पीस बिल्डर्स में अब जैन साहब आप तो पीस मेकिंग में काम कर चुके हैं, तो पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग तीनों आता है पीस बिल्डर्स के साथ। उसके हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर दी है डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यंग बच्चों को कैसे हम लोग पीस बिल्डर्स बनाए। थैंक्स टू डॉक्टर पाठक कि उनको एज ए सीनियर कंसल्टेंट वसुधैव कुटुंबकम परिवार कैसे बचेगा उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उस पर किसी ने कभी चर्चा नहीं की। वो श्लोक जो महाउपनिषद का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं काम किया। उसके पहले का वर्ड है अयम निजम परो वेति गणला लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव। उदार चरित्र कैसे बनाया जाए? जब हम लोग नैरो हो चुके हैं, हम लोग ये मेरा है ये तेरा है की बात हम लोग करते रहे हैं, आज एक वसुधैव कुटुंबकम कैसे बनेगा जबकि लोग ब्रॉडर माइंडेड होंगे? उसके लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। जब स्पिरिचुअल लेवल पर हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा कि मेरा तेरा का भाव कम हो जाएगा, तो अपने आप वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा कि हम सब एक हैं। जैसे कि गुरु नानक ने कहा कि एक नूर ते सब जग बढ़िया, तो एक ही नूर के जब सब लोग हैं, तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम लोगों ने एक रिसर्च करवाया है, शोध ग्रंथ तैयार है पब्लिकेशन के लिए। इसमें ये नहीं हुआ कि उदार चेतना नाम का ढोल बजाएं कि क्या है ये और जगहों पर क्या कहा गया, ठीक है उस पर जरूर बातें हुई हैं। कैसे आ सकता है, क्या करना होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या वैल्यूज हो लाने पड़ेंगे लाइफ में, किस तरह का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया करना होगा, किस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एजुकेशन से लेकर के बिजनेस से लेकर के स्पोर्ट्स से लेकर के पॉलिटिक्स के लिए। वो जब होगा तभी उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है और फैमिली बच सकती है। रही बात न्यूक्लियस फैमिली की, गांव में 4 हमारे ब्रदर थे फादर के। हमारे फादर की डेथ हो गई जब हम 3.5 साल या 4 साल के, और मैं जो भी हुआ मेरे ज्वाइंट फैमिली का मेंबर। मेरी माँ को हेड ऑफ द फैमिली बना दिया गया। उनको किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि आप किसको क्या देती हैं। सब बच्चों को, हम लोगों को 12 भाई को हॉस्टल में रख करके पढ़ाया गया, जबकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसान परिवार से। लेकिन पढ़ाई उन लोगों की बहुत मुख्य उद्देश्य था। 12 भाई को वो लोग चाहते थे ग्रेजुएट होकर के आगे बढ़ सकें, एजुकेशन या जुडिशरी में जाए जहाँ की थोड़ी सी ईमानदारी है। और ये उनका सपना सफल हुआ। हम लोग कभी नहीं जान पाए कि हमारा कोई कजन ब्रदर है और कौन अपना ओन ब्रदर। जब बड़े हुए तब जाने कि हमारा कजिन ब्रदर कौन है, चचेरा भाई कौन है, अपना भाई कौन है। तो ये परंपरा चलती रही है। आप ठीक कहते हैं समय बदल गया है, जैन साहब ने कहा समय बदल गया है। उस समय एग्रीकल्चर ही मेन ये था, एक ही पास पैसा आता था। आज सबके बैंक अकाउंट अलग अलग हो गए हैं, संभव नहीं है कि एक साथ रहे। 90 आदमी हमारे फैमिली में एक साथ खाना खाते थे। 4 आंगन थे घर के, 2 में महिलाएं रहती थी, 2 में आदमी रहते थे। नेचुरल जो की परंपराएं हैं गांव देहात की, उसी में हम लोग पले पे। गंगा किनारे हमारा एक छोटा सा घर है और तो फार्म हाउस है, वहाँ आप लोग मोस्ट वेलकम है कभी आने के लिए। अभी भी जाने पर अच्छा लगता है। मैं अभी पिछली वीक ही आया हूँ, घर में शादी थी, वहाँ से इसे याद आ गया। तो परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं जो खड़ा हूँ आपके सामने, इसलिए खड़ा हूँ कि ज्वाइंट फैमिली ने मुझे पढ़ाया, इस लायक बनाया कि मैं शिक्षक हो सकूँ और विदेश में जा सकूँ, यूनाइटेड नेशन में जा सकूँ। ऐसे ही हमारे सब भाई ने काम किया। हमको लगता है कि परिवार में कंपटीशन नहीं होता है, परिवार में कम्प्लीमेंट होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उससे शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। और उस ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि
हम लोग फिर से एकजुट होकर के फैमिली मेकर्स की जो परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाएं, उसको और समृद्ध करें। और हम चाहेंगे कि पीस बिल्डर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें किसी की भी जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन, कई इंस्टीट्यूशन के लोग जुड़े हुए हैं, अभी उपाध्याय जी से भेंट हुई, हम लोग चाहेंगे कि यूथ को पीस बिल्डर्स की ट्रेनिंग दी जाए ताकि यूथ अपनी भूमिका अदा करे। यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है रिकॉग्निशन, यूथ चाहता है पार्टिसिपेशन, यूथ चाहता है मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेना। आज भारत युवाओं का देश है, खाली कहने से काम नहीं चलेगा, लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा कि लाल किला से आप कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 6 मिलियन पॉपुलेशन यंग है, उनको क्या हम लोग देंगे, कैसे उनकी जिम्मेवारी दें? जिम्मेवारी देने में हमको लगता है कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन कमिटेड है। जितने भी यूथ होंगे हम लोग फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो यहाँ है, हम लोग चाहेंगे कि ये फैमिली मेकर्स हम लोग पीस बिल्डर से शुरू करें। जब बच्चे पीसफुल होंगे तो बच्चे घर में यूनिटी होगी, घर में जब शांति होगी, समाज में शांति होगी, देश में शांति होगी, विश्व में शांति होगी। तो ऐसे में हमको लगता है कि ये हम लोग काम साथ मिल के करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, भारत विश्व को एक दिशा भी दे सकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आज जो भी आयोजन हुआ है उसमें हम लोगों का तन मन धन से पूरा सहयोग है, आगे भी करें। लेकिन मेरा एक यही निवेदन होगा, इसको आंदोलन बनाएं, इसको मूवमेंट बनाएं। जब तक कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मूवमेंट नहीं बनाएंगे, अपनी एक फैमिली से देश में नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये केवल स्लोगन रह जाएगा, ये कॉन्फ्रेंसिव मीटिंग में रिपोर्ट बन जाएंगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग देखें, हम तो कहते हैं कि गरीबी देश की एक दिन में ख़त्म हो सकती है अगर एक आदमी, एक जो सक्षम है अपने नेबरहुड में एक आदमी को रोटी खिला दे। गरीबी दूर हो जाएगी अगर एक आदमी जो सक्षम है, एक परिवार एक बच्चे को, गरीब को अडॉप्ट कर उसको पढ़ा दे। बहुत से सिंपल से फार्मूले हैं, हम लोग करने हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के, आजकल अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल में हम लोग आज संकल्प लें कि अपने परिवार को हम लोग बचाएंगे, अपने माँ बहन भाई बंधु को हम लोग साथ रखेंगे और उनके देख रेख करते हैं। नहीं तो आज न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है, केवल हस्बैंड वाइफ की परिवार होती जा रही है। आज इतने मशरूम नहीं करते, ओल्ड पर्सन होम, हर कोने पर ओल्ड पर्सन होम बन रहे। कितनी बड़ी दुखद बात है। जहाँ हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हम लोग कहते हैं माता पिता साक्षात भगवान है, जिंदा भगवान है। आज उनको ओल्ड पर्सन होम में हम लोग डाल रहे हैं। तो हम लोग इसको रिवर्स करें। मोहना जी का बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, संकल्पना है, इसमें हम लोग सब लोग सहयोग करें, साथ दें और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही इसको शक्ति मिलेगी। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम लोग सब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृत्युंजय राय जी, आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ बोला, काफ़ी चीज़ें बोली, पीस बिल्डर की और मूवमेंट बनाने की और साथ मिलकर काम करने की, ज्वाइंट फैमिली की। ज्वाइंट फैमिली बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने जब खुशी ग्राम में हम लोगों ने एक मेंबरशिप की प्लानिंग की है, शुरुआत भी अभी किया है जस्ट छोटा सा, तो वो मेंबरशिप बड़ा मिक्स जैसा है, उसमें प्रोडक्ट्स भी है, सर्विसेज भी है, वन स्टॉप सोल्यूशन है और सब, उसमें कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है। जितने फूड के प्रोडक्ट्स हैं सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस की सिगरेट, अल्कोहल इस तरह के और बाकी चीज़ें नहीं है। इको फ्रेंडली व्हीकल्स ही है, अगर व्हीकल्स हैं तो। एजुकेशन की सर्विसेज वो है जो कि फैमिली, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो मतलब एथिक्स इथोस की बात कर रहे हैं, उसको लाने वाले ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, स्कूल्स कॉलेजेस के साथ में पार्टनरशिप्स को लेकर हो रहा है। उसमें हमने एक चीज़ रखी थी कि ज्वाइंट फैमिली मेंबरशिप हमने दिया था। फैमिली मेंबरशिप ब्रैकेट में हमने लिखा फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मतलब कि दोनों भाई, तीनों भाई, जितने भाई हैं उनके सबके बच्चे साथ रहते हैं।
बहन का तो जनरली क्या होता है कि शादी होने के बाद शिफ्ट कर जाती है, तो प्रैक्टिकली वो नहीं था पॉसिबल। लेकिन भाई और भाइयों का परिवार, दादा दादी सब एक साथ रहे, क्योंकि जब वो नहीं रहते हैं तो बहुत सारे क्राइसिस होते हैं फैमिली में, जिनके जो न्यूक्लियर फैमिली सब जानते हैं कि उनके बच्चों में कितना प्रॉब्लम होता है। बच्चे उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं जिसके दादा दादी ना हो साथ में या नाना नानी साथ में ना हो तो। और फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कि आप किसी मेड या पेड वर्कर पे छोड़ते हैं, वो वैसा नहीं हो सकता जो दादा दादी कर सकते हैं। करें तो टारगेट करेंगे एक एरिया को, तो एक एरिया को हम पूरा शोकेस करके दिखा सकते हैं। हमारी मीटिंग्स गवर्नमेंट की भी कई इंस्टीट्यूशंस के साथ हुई हैं और वो लोग भी तैयार हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि पूरे भारत को एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो हमें कुछ छोटे एरियाज पॉकेट्स को हम लोगों ने चुना है, उसको लेकर आगे हम बढ़ेंगे और काम भी करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, तो अब हम सीधा अपने डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी जो डायरेक्टर है गांधी दर्शन स्मारक निधि के, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और इन्होंने फैमिली के ऊपर पिछले कार्यक्रम में इतना अच्छा बोला था, जो मुझे आखिरी गया था तो मैंने वहाँ से आते ही इनको इन्विटेशन दे दिया था इस कार्यक्रम का। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी नमस्तश्री 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 गुरु। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी नमस्तश्री नमस्तश्री नमस्तश्री। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज खुशी ग्राम एवं ग्लोबल पीस फाउंडेशन की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस परिवार निर्माता एवं पुरस्कार सम्मेलन समारोह में हम सबके बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय मार्कंडे राय जी, आदरणीय डॉक्टर सी जैन साहब, आदरणीय मैडम रश्मि जी, आदरणीय मैडम सुकर्मा जी, आदरणीय मैडम मोना जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक, यहाँ हम सबको आमंत्रित करने वाले, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे खुशी ग्राम संस्थान में श्रीमान अजीत जी, यहाँ उपस्थित आप सभी, समाज को निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में उपस्थित परिवार निर्माता देवतुल्य आप सभी समाज के अग्रणी कार्यकर्ता, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप सब कार्य कर रहे हैं वो आज मुझे लगता है कि अत्यंत भी मुझे लगता है विशेषण कम होगा, अनिवार्य आवश्यक है, समाहित किया है। मुझे लगता है इन सब के बाद बोलना मैं दुस्साहस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं किसी तथ्यों की पुनरावृत्ति हो। लेकिन आखिर हम विकास करें, और वो विकास किस मायने का कि घर में शांति ही ना, हम परेशान हो, हमने घर तो बड़ा महल वाला बना लिया, घर महल जिसने बनाया वो मिस्त्री, वो लेबर तो चला गया, बड़ा भव्य बनाया, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले जो देवता थे वो देवता नहीं बन पाए, वो राक्षस बन गए। उस महल पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। हमारा बालक तरक्की करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिले का कलेक्टर बने, देश का मिनिस्टर बने, वो किस लिए बने? क्या इसलिए कि जब मुखाग्नि देने की आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन में जुड़े, अंतिम संस्कार के अवसर पे माता पिता के साथ न हो पाए? क्या इसीलिए बने कि जब वो वरिष्ठ हो जाए, समाज में उसके पास प्रभुत्व आ जाए, धन संपदा से युक्त हो जाए, तो अपने माता पिता को माता पिता के रूप में भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, गुजराती में बात करने में उनसे शर्म आए, उनके मैले कपड़े को देख के हे दृष्टि का अनुभव करे और वृद्धाश्रम में ले जाकर उनको रख दे। मुझे लगता है इन सब का जवाब, इन सब को ठीक करने का कार्य एक खुशी ग्राम संस्था कर रही है। इसके लिए मैं खुशी ग्राम संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। अभी बात आई मार्कंडेय साहब बता रहे, शिक्षा बाद में आती है, शिक्षा से पहले परिवार आता है मित्रों।
ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं सीधे पैदा हुआ और स्कूल और विद्यालय में चला गया और कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चला गया। वो सबसे पहले अपने घर में, चाहे उसकी झोपड़ी हो या महल हो, वहां उत्पन्न होता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा, और जो लगता है कि वो शिक्षा का जड़, जिस तरह कोई बड़ा भवन बनता है और शिखर तो दिखता है लेकिन नींव नहीं दिखता, क्योंकि नींव जमीन के अंदर समाहित हो जाता है। उसी प्रकार से जो उस बालक का लालन पालन होता है, जो माताएं, बहनें, पिताजी, ताऊ, चाचा, आस-पास पड़ोस के घर के परिवारजन जो उसको भरण पोषण करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जो संवाद करते हैं, जो उसके सामने दिखाते हैं, वो बच्चा वो दिखता है, वो सीखता है, वो जाकर आगे उसका अनुकरण करता है। हमारी परंपरा तो बहुत समृद्ध है। अपने देश की संस्कृति में सभ्यता के लिए बताया गया, एक देश प्रसुप्तस्य सका सादग्रह जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरेना पृथ्व्याम सर्वमानवा। इस धरती पे कोई भी मानव अगर संस्कारवान बनना चाहता था, चरित्रवान बनना चाहता है, तो वो भारत भूमि पे जन्म लेना चाहता है। और सिर्फ मानव ही नहीं, इस भूमि पे जन्म लेने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। लेकिन कुछ हम सब अपनी ओरिजिनल, अपनी जड़ को इतने कमजोर करते गए और वो खाद, बीज, ऑर्गेनिक चीजों से अपनी चीजों को सींचना शुरू कर दिए। तो जो बालक का जड़ वहां परिवार के वातावरण से, वरिष्ठ जनों के हाव भाव, व्यवहार, संस्कार से मजबूत होता था, वो आज मोबाइल, आईटी, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब देकर और कुछ खान पान में वो खाद्य पदार्थ, ताकि जल्दी सब्जी आ जाए, अच्छा पौधा हो जाए, अच्छा उत्पादन हो जाए, तो सारे जो अपवित्र चीजों से हमने अपने सारे जीवन पद्धति को, जो पवित्र था ऑलरेडी, उसको अपवित्र बना दिया। और यही इसका कारण है कि हमारे समाज में ऐसी विसंगति आ गई, जिस समाज में राम राज्य की संकल्पना थी, राम राज्य आदर्श माना गया। राम राज्य का मतलब परिवार, मुझे लगता है खुशी ग्राम में राम राज्य का हर एक उदाहरण, भाई हो लक्ष्मण जैसा, भाभी हो सीता जैसी, ये सब पिताजी दशरथ के सभी जगह, दासी, हर जगह एक ना कहीं आदर्श वाली स्थिति है। और 100% तो कुछ होता नहीं है। 100% हो जाए तो फिर वो ही लोक नहीं, वो परलोक है, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। अपने यहाँ ऐसी परंपरा रही। अभी बात आई अयम निजा परोवेति गर्दा लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमें नहीं कहते थे मेरा है तेरा है, हम तो समस्त संसार को अपना मानने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब गिरावट आए। हम इतने ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गए। बाहरी आज बड़े उपयुक्त जगह पे भी इसका आयोजन किया गया है, गांधी शांति प्रतिष्ठान। गांधी के जितने भी फिलॉसफी हैं, उनके जितने सिद्धांत हैं, जितनी उनकी बातें हैं, उन सब के मूल में शांति। हम सब चाहे जो कुछ कर ले, समाचार पत्र में देखते हैं आईएएस बन गया, कहीं का डीएम है, ट्रेन के आगे कूद गया। अरे आईएएस बनने पे तो बहुत खुशी हुई, माता पिता भी बहुत गौरवान्वित हुए। लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि वो प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं। अमेरिका विकसित राष्ट्र हम कहते हैं, और हम लोग उसके पद चिन्ह पे चाहते हैं हम भी अमेरिका जैसे विकसित हो। लेकिन क्या उस विकसित राष्ट्र की ये सही अवधारणा है कि वहां के विद्यालयों में गेट पे लगाया गया है कि अगर आपके पास बंदूक है बच्चे, तो आप बाहर छोड़कर जाएं? क्या ये विकास है? क्या ऐसा विकास हम स्वीकार करना चाहते हैं? क्या हमारा विकास हो, हम बड़ी बड़ी मशीन बनाएं, हमारे उद्योग धंधे लगे, सबको रोजगार मिले, लेकिन उत्तराखंड में टनल में अगर हमारे मजदूर फंसते हैं तो बड़ी जो मशीन आती है, जब काम वो भी करना बंद कर देती है, तो वहां काम हमारा पत्थर तोड़ने वाला मजदूर ही जाता है। कहा मैं अपने मूल को लेकर
संभाल कर जड़ को मजबूत करके विकास करने की आवश्यकता है। और वो मूल क्या है? वो मूल हमारा परिवार है, वो मूल हमारा समाज है। हम जितने अपने मूल को मजबूत करेंगे, जितना हमारा जड़ मजबूत होगा। बहुत अच्छा लगा मार्कंडेय साहब बताए पहले की पृष्ठभूमि। मैं किंवदंती और प्रशंसा में नहीं, लेकिन साक्षात मैं चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे युवा भी मुझे दिख रहे हैं और इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज लिंग समानता के बीच में विषय उठ रहा है और एक खुशी ग्राम के कार्यक्रम में मंच पे यदि 3 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं भी बैठी हैं। ये है समाज। इस कार्यक्रम में भी हॉल में मैंने देखा लगभग 28-29 माताएं बहनें हैं और उतने ही की संख्या में 30-35 लगभग 70-80%। तो ये बहुत बड़ी बात है और आज माताओं को तो बहुत आगे आना है। मैं कुछ एक कड़वी सच्चाई बीच में रखना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी। तो मैं जो विषय दे रहा था मूल, आज वो मूल की देन है मित्रों। जड़ मजबूत होगा, शिक्षा बाद में आती है। मैं जिस परिवार से आता हूँ इससे भी छोटा मेरा घर था। 6-7 कमरे थे, घर में 32 लोग रहते थे, कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं उस घर का पहला व्यक्ति 10वीं पढ़ाई किया। मेरे माता जी, मेरे पिताजी विद्यालय नहीं गए। उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अंतर भी नहीं लगता था, क्योंकि जब पूछता था मैं, वो कहते थे साइंस कॉलेज से अभी हिंदी कॉलेज में नहीं पढ़ा, कॉलेज चला था। लेकिन उन लोगों ने मित्रों, उन लोगों ने ऐसा मूल मजबूत किया, ऐसा एक संस्कार दिया, ऐसा वातावरण था परिवार का या है अभी। आज जैसा कि बताया गया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में साइंस कॉलेज पटना से पढ़ने आया था। साइंस का विद्यार्थी था। कट ऑफ सिस्टम और चालू होना हम सबको समझ में नहीं आया था। बिहार बोर्ड से पढ़ाई हुई थी। इधर जब साइंस में मिल नहीं पाया तो संस्कृत में मैंने एडमिशन लिया, बिना 11वीं 12वीं की। संस्कृत में हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेता है छात्र। 3 साल का बीए करता है, 2 साल एमए, और एमए करते ही जुलाई में रिजल्ट आता है, अगस्त में उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय का टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। परिवार में वो मूल मजबूत किया था, वो संस्कार और अनुशासन दिया था। शिक्षा तो बाद में थी, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं। उसके बाद वही नहीं रुकता है। उसी विश्वविद्यालय में 90 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय था, 23 साल की आयु में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइन करता है। 28 साल की अवस्था में लगभग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं जाता हूँ और डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में ज्वाइन करता हूँ। और इन सारे जगहों पे पहली बार ही फॉर्म भरता हूँ, पहली बार ही साक्षात्कार देता हूँ और चयन भी होता है। कोई गॉड फादर नहीं। हो सकता है कि मनती है, अरे आप तो किसी मंत्री परिवार से नहीं है, सोच होता कैसे, आपको तो कोई पैरवी अप्रोच नहीं। लेकिन वही जड़ जो है सबसे बड़ा गॉड फादर है। जड़ मजबूत है, भगवान आपके साथ। उसके बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता हूँ। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में मंडी हाउस पे आपने देखा हो, जहाँ सारे एक्टर मनोज वाजपेयी सब सुनते होंगे, पंकज त्रिपाठी सारे वही अध्ययन किए। वहाँ पे मैं रजिस्ट्रार रहता हूँ। और अभी सौभाग्य से गांधी स्मृति दर्शन समिति है, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है। राजघाट पे इसका बहुत बड़ा परिसर है, गांधी दर्शन। और ये गांधी स्मृति है 30 जनवरी मार्च में मित्रों, जहाँ गांधी जी अंतिम दिन बिताए थे और 30 जनवरी को वही अंतिम सांस लिए थे। उसका में बिरला हाउस था, बाद में भारत सरकार ने उसको गांधी स्मृति बनाया। यहाँ निदेशक के दायित्व में 1.5 साल से अभी हूँ। और मैं शुद्धि चाहता हूँ, चेयरमैन नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैं कह रहा था मित्रों, ये सब तभी संभव होगा जब वो शिक्षा में संस्कार। नहीं तो आज तो गूगल है, सारा चीज है, ऑनलाइन मटेरियल है, बहुत महंगी कोचिंग है, सफलता भी हम ले लिए। बच्चा आईटी में एमएनसी में गया, अमेरिका में बहुत अच्छा पैकेज ले रहा, लेकिन यहाँ माता पिता वृद्धाश्रम में रहने के लिए। परसों का न्यूज बता रहा हूँ, हरियाणा में एक आईपीएस अफसर है, सभी परिचित होंगे, विवेक कोई नाम है, मैं नहीं जानता, उस न्यूज के माध्यम से। उनके दादाजी भी और दादी भारत सरकार से सेवानिवृत्त रहे, दादा आईएएस अफसर थे। लेकिन पता चला कि दोनों लोगों ने पहले पॉइजन लिया, रात को 1 बजे पुलिस को बताया और उसने बताया कि मेरा बेटा नालायक है, उसके कारण मुझे आत्महत्या करनी। परसों का न्यूज मेरे पास व्हाट्सएप में है, हरियाणा में।
पीछे जब हम अजीत जी से मिले थे उस समय लखनऊ की घटना थी। लखनऊ में एक IAS दंपति, उनका देहांत हो गया था उनके पिताजी का, और पुत्र अमेरिका से ऑनलाइन उसमें मुखाग्नि दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि परिस्थिति हो, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति जब ऑनलाइन जुड़ रहे हैं 3 दिन 4 दिन तक, तो डेड बॉडी भी है। अरे उस पिता का दर्शन जिसने आपके जन्म के समय आपका दर्शन करने के लिए कितना ललायत रहा, वो माता परेशान रहती है कि बालक किधर है, बेहोश रहती है, शुद्ध नहीं है, भाव नहीं आता है, फिर भी परेशान है, हाथ पांव मारती है कि बालक बालिका का पांव छू ले, हाथ छू ले। क्या दया करुणा संवेदना मानवता कहाँ गिर गए, कहाँ हम खो गए। क्या करेंगे उतने पैसे। उस IAS दंपति ने जो परसों पॉइजन खाया, लिखा कि 36 करोड़ मेरे पास से FD है, मैं जैन समाज के किसी मंदिर में दान कर रहा हूं। क्या होगा उस सब पैसा, क्या होगा वो भवन, अगर हमने चरित्र निर्माण नहीं किया। आ रहा था विषय कि समाज में हम तो शांति दूत बनाए, शांति सेना बनाए, आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन कैसे खड़ा होगा, हमें स्व से शुरुआत करनी होगी। आप सभी वरिष्ठ हैं, स्व से। और देखिएगा, ये बहुत कड़वी सच्चाई भी बता रहा हूं, समाज में अगर आपका परिवार बहुत संस्कारी है, संगठित है, दूर दूर तक उदाहरण दिया जाता है। देखो उनके भाइयों में कितनी एकता है, देखो उनकी भाभियां कितने अच्छे से रहती हैं, सासू माँ का पैर दबाती हैं और बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, ये जाता है। लेकिन दुख होता है कि ऐसे चकाचौंध में हम सब आ गए। दिल्ली जैसे, मैं भी 20 साल से आ रहा हूँ, तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। परिवार तो परिवार में तो है ही, साथ में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं, भाई भाई में कटुता आ गई। आखिर हुआ क्यों होगा, शायद मैं किसी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ये भी कड़वी सच्चाई है। शोध में जब आता है भाई तब तो ठीक था, शादी के बाद बदल गया। तो मुझे लगता है कि हमें स्व से शुरुआत करनी है। जो भाभी में माता का स्वरूप देखा गया, उस मातृत्व को भी लाना है और उस भाई को भी उस रूप में रखना है। और यदि हम शायद इसकी शुरुआत खुद से करते हैं, और ये सब यही हुआ कि मोबाइल पे बालक है, हम टीवी पे देख रहे हैं, समय ही नहीं दे रहे हैं। जब हम समय नहीं दिए तो वो कहाँ से मुझे समय देगा। कहा मैं 7 तरह की भ की थोड़ी बात करना चाहूँगा। भ तो आप जानते हो ना, प फ ब भ म। प फ पढ़ते हैं तो भ आता है, इसे भ से भजन। तो पहला भ है मित्रों कि भोजन। हम कैसा भोजन कर रहे हैं। पोषण की बात आई कि सिर्फ विकास, पैसे कौड़ी, अर्थव्यवस्था, ट्रिलियंस नहीं, हमारा मृत्यु दर, शिशु दर कैसा है, किस तरह से है, प्रसव के समय महिलाएं कैसे रक्त की कमी से जान गंवा देती हैं, वो सब पोषण का समय है, वो सब भोजन पे निर्भर है। और वही भोजन है, हम कहते हैं ना, जैसा होगा खान पान वैसा ही होगा संस्कार। तो भोजन, हम भोजन में आए और जो अपनी प्राचीन विरासत वाली चीजें थी, आज खुशी है कि मिलेट की तरफ दुनिया बढ़ रही है। मोटे अनाज 100 साल तक तो सामान्य आयु थी मित्रों, आज तो 60 पे सरकार भी रिटायर कर दे रही है और 70 पे शायद जीवन से रिटायरमेंट हो जा रहा है। कोई ज्यादा सौभाग्यशाली है तो 80-90, और बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है तो 70 देख पा रहे हैं। जबकि पहले सामान्य औसत आयु 100। क्यों? क्योंकि हम सब ये बिना किसी केमिकल वाले चीजों को खाते थे, मोटे चीज को खाते थे, छिलका सहित खा लेते थे, अच्छे से पकाते थे, पाचन। तो भोजन किस प्रकार से हमारा, हमें लगता है कि आप सभी, क्योंकि जो वरिष्ठ होते हैं उन्हीं के द्वारा उस जड़ का, उस मूल का निर्माण किया जाता है। तो इसको लागू किया जाए। ठीक है, हम पिज्जा अगर खाना चाहते हैं तो पिज्जा भी उस मिलेट का ही, स्वस्थ भी रहेंगे, उस तरह का वातावरण भी रहेगा। और जो हमारा अगली पीढ़ी, जो हमारी विरासत को लेकर आगे जाने वाला है बालक, उसको जब अनुकूलित करेंगे, आदत डालेंगे, वो भी आपसे उस मोटे अनाज की मांग। और भोजन करें तो हम प्रयास करें। मैं जहां जाता हूं सामूहिक रूप से एक प्रश्न पूछता हूं कि इसमें आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो प्रायः 6, 7, 4, 3 का विवरण आता है। लेकिन उसके बाद अलग से जब दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि वो दिन बताइए जब आप 4-5 लोग मिलकर एक साथ खाना खाएं,
100% उपस्थिति के साथ, तो सोचना पड़ता है क्यों? जबकि पहले तो भोजन निकाला जाता था, सारे लोग बैठते थे, अच्छी बातें भी होती थी और भोजन होता था। उसी का मंत्र मार्कंडेय साहब ने बताया, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ये भोजन मंत्र है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ खाना खाएं। माता जी का भरण पोषण बालक कैसे करेगा, इसके लिए सरकार ने खिलाएगी। दुर्भाग्य है मित्रों, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। क्या सरकार तय करेगी कि हमारा व्यवहार कैसे रहेगा? हमें तो आदर्श रूप की स्थिति देना। हम लोग जब उठते हैं बस अपने बिछावन से, तो अपने यहाँ उस धरती माता को प्रणाम करने की बात हुई, तो धरती माता को प्रणाम करने के माध्यम से हमें भी संदेश दे रहे हैं कि देखो धरती पे जैसे हम आश्रित हैं, रहते हैं, उसी तरह हमारे घर में वरिष्ठ जन के ऊपर हम आश्रित हैं, हम उनको भी प्रणाम करें। समुद्र वस्त्रे देवी पर्वतस्थल मंडली नमस्तु विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यां पाद स्पर्शं क्षमस्व। ये माँ धरती, हम आपके ऊपर हम अपना पैर रखने जा रहे हैं, आपको कष्ट होगा, आपके ऊपर हम पूरे दिनचर्या को, दिन भर के क्रियाकलाप को करेंगे, किसी प्रकार से कष्ट हो तो आप हमें क्षमा कर देना है विष्णु पत्नी, ये विष्णु। उसी प्रकार से ये भाव देकर जब बालक धरती को छुएगा, तो पहले संस्कार का परिवारों में छोटा बालक अपने बुजुर्गों को भी, माता पिता जी को भी गुड मॉर्निंग और नहीं, प्रणाम, झुक कर प्रणाम करता, प्रणाम और झुक कर। उसका एक आध्यात्मिक आदि भौतिक पक्ष भी था, यौगिक क्रिया से। लेकिन ये सब आज तो झुक के भी प्रणाम ऐसा हो गया है कि लगता है रिवाल्वर चला रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इन सब चीजों को झांकने की आवश्यकता है, हम लोग स्वर के माध्यम से शुरू करने की आवश्यकता है। वही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हम हाथ देखते थे, सुबह उठ के कहते थे कि हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी का निवास, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का निवास है, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। तो हाथ देख लिए तो सभी का दर्शन। मैं किसी धर्म और उसके बियॉन्ड, आप जिसको मानते हो, आपका जो इष्ट हो, बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, ईसा मसीह हो सकते हैं, हम उनका दर्शन जिसको हम इष्ट मानते हैं। और सबसे बड़ा इष्ट तो घर का बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, जो साक्षात, अगर भगवान को किसी ने नहीं देखा है तो माता पिता को देख लो, वही तो असली भगवान। संकट में वही तो आपके प्रति खड़ा है, आपके लिए अपना जीवन तपा रहा है, वही भगवान है मित्रों। हमने सरस्वती माता का प्रतिमा देख लिया, वो प्रतिमा से हम जान रहे सरस्वती माता है, लेकिन सरस्वती माता कैसी चली, कैसे ज्ञान दी, नहीं देती, वो कैसे चले, कैसे ज्ञान हमारे माता पिता ने दिया। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को उस रूप में आज बिल्कुल ढालने की आवश्यकता है। तो भोजन करे, साथ करे, बच्चे के साथ भ्रमण का कार्यक्रम, मंदिर में जाए तो बताएं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे भाई थे, इनकी ये पत्नी थी, इन्होंने ये कार्य किया, कार्य से महान बन गए, ये सब चर्चा करें। हर एक गतिविधि आदर्श वाली है, तो भ्रमण का कार्यक्रम हो। प्रायः पहले घरों में भा से भित्ति, दीवार पे भित्ति, दीवार को बोलते हैं, महापुरुषों के फोटो दिखते, लेकिन आज वो तो फोटो छोड़िए, फोटो लग जाएगा तब तो वॉलपेपर खराब हो जाएगा। हम वॉलपेपर लगा, अच्छी बात है वॉलपेपर लगा, लेकिन वॉलपेपर में क्या ऐसा कोई फोटो डाल सकता है जिसको हमारा युवा, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारी पत्नी, हमारा, मैं खुद देखूं तो सबके लिए आदर्श हो, उसके जीवन से हमें प्रेरणा मिले और हमें वो वृद्धाश्रम में न ले जाए, हमारा देख रेख करे, समाज में मजबूत करे। तो उस भित्ति पे ऐसे तस्वीर लगे। भजन हम जिसको भी मानते हैं, अभी गुरु नानक देव की पंक्ति बताई भाई साहब, हम जिसको भी मानते हैं उसका एक भजन का कार्यक्रम 10 मिनट के लिए सप्ताह में रख सकते हैं। भजन, भोजन, भित्ति, भ्रमण, भाषा, हम जो बोलने वाले लोग हैं, भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती थी, एक ही एकमात्र देश था। आज वो हजारों की संख्या कम हो रही है।
जब हमारे यहाँ गांधी जी में चंपारण से आता है, गांधी जी जब वहाँ गए तो वहाँ सब आदमी उनसे कैथी भाषा में बात करते हैं। कैथी एक भाषा थी, जो नीलहा खेती करते थे मजदूर किसान वहाँ के, कैथी बात करते थे। जो सबसे पढ़े लिखे ज्यादा थे वो कैथी बोलते थे। गांधी जी को कैथी नहीं आती, और कैथी भाषा है, शायद मुझे लगता है कि शहर में एक दो लोग को छोड़ दिया जाए तो बहुत लोग जानकारी है। आप 1850 1800 के आसपास जो भी जमीन का पेपर देख लीजिए, अंग्रेजों का आदेश देख लीजिए, तो जो उनके लिपिक होते थे अधिकतर वो कैथी का ही प्रयोग करते थे। एक भाषा थी कैथी। ऐसी बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हमने तो अंग्रेजी को आदर्श मान लिया। अंग्रेजी हम बोलेंगे, अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, हम कुर्ता धोती पहन के अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी भाषा को छोड़ देंगे। तो आज अपनी भाषा को भी, अपनी पीढ़ी को, अपनी जो अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, चाहे हम भोजपुरी वाले हो, तेलुगु वाले हो, तमिल वाले हो, उड़िया वाले हो, बंगाली वाले हो, असमिया वाले हो, हम अपने घर में बात उनसे अपनी भाषा में करेंगे। अगर उसका साहित्य मिलता है, एक साहित्य रखेंगे, पढ़ेंगे और उसकी चर्चा अपने उस युवा पीढ़ी से करेंगे। तो ऐसे भाषा और भाषा के साथ साथ वेशभूषा भी। आज आप देखिए, शांति के लिए विश्व के बिल गेट्स भी इंडिया आ जाते हैं, शांति के। और अभी मथुरा, इधर बनारस आप सब जाएंगे तो बहुत सारे विदेश के नागरिक बहुत अध्यात्म के लिए आए हैं, अपने भगवानों के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ वो दर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी वेशभूषा। वहाँ की महिलाएं यहाँ इतने अच्छे भारतीय साड़ी पहन रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को छोड़ा, निकृष्टता अपनाई। मेरा एक बाध्यता नहीं है, जिसका जो पहनना हम पहने, कटाक्ष नहीं, लेकिन जो हमारा था, ओरिजिनल था, उसको हम पहने। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। जैसे आंदोलन की बात हुई, अभी शुरुआत भी हो गई है। मैं तो जब एनएसटी में रजिस्ट्रार था तो देखा रैंप पे बड़े गर्व से धोती कुर्ता पहन के एक्टर वहां रैंप पे चल रहे। तो ये शुरुआत हो गई है, वातावरण बदला है। हम नमस्ते प्रणाम करने में गौरव का महसूस कर रहे हैं। हाय हेलो से ही सिर्फ नहीं था गौरव। तो ये सब बदलाव हुआ है। तो ये जो भाषा, वेशभूषा, भोजन, भ्रमण, भित्ति दीवार पे, और एक सबसे बड़ी बात भरण। भरण में एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। सिर्फ वो पालन पोषण वाला और पौष्टिक आहार वाला भोजन है करता था, वो संस्कारी बनता था, फिर जाके पढ़ाई लिखाई करके अच्छा व्यक्ति भी बनता था और जड़ को पकड़े रहता, लेकिन वो छोड़ता नहीं था। तो जो खुशी ग्राम ये संस्था कार्य कर रही है परिवार निर्माण का, और आप सब जो इसके राजदूत, शांति दूत, परिवार निर्माता के रूप में एक दूत हैं, जो समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे बुलाने के लिए मैं अजीत जी को और पूरी आपकी टीम को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे भी बोला जा रहा, समय भी हो गया, मैं भी कुछ विलम्ब था, तो मैंने अपनी बात रखा है। फिर भी मुझे लगता है किन्हीं को कुछ अप्रासंगिक लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपरफास्ट स्पीड में फिर चले तो हमारा एक बुक रिलीज होना था, बहुत अच्छा बुक रिलीज है, बुक है, मतलब मोना जी का लिखा हुआ। और सिर्फ रश्मि जी से अनुरोध करें कि वो थोड़ा 2 लाइन बोले, और मोना जी बस 2 लाइन इतने शॉर्ट में बोल सकते हैं। सुरेंद्र जी ने भी कमेंट लिखा है, सुरेंद्र जी कहाँ है, वो बोलेंगे और मैं भी 1 लाइन बोल दूंगा। मैं शुरू करूँ? रश्मि जी का आदेश है कि मैं शुरू करूँ, ठीक है। तो बेसिकली किताब जो है वो मोना जी की होम द मिसिंग पीस, PEA और PIE, पीस करके ये किताब इनके मतलब अनुभव लोगों से जो बातचीत की है, जो समस्याएं दिखी, समाधान दिखे, उसके बारे में है। मैं इसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब सुरेंद्र पाठक जी से अनुरोध करूँगा कि किताब के बारे में 2 लाइन बोले और उसके बाद हम किताब रिलीज करेंगे। मोना जी ने अपने अनुभव जो है वो शेयर किए हैं। उसमें जो
आगे का, तो सबको उन्होंने उस पुस्तक का सर्कुलेट किया। मुझे लगता है कि पुस्तक हम लोग वैसे भी फिल्म से हैं, तो इसका विमोचन के लिए अब मैं रश्मि जी से अनुरोध करूंगा कि वो बोले। उन्होंने बहुत सुंदर फॉरवर्ड लिखा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बोले। जो हम बातों में कहते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको इन्होंने पिरो दिया है बहुत सुंदर शब्दों में, जो कि लेगेसी बन जाती है। बहुत बहुत बधाई हो। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो आए हैं। और जब मैंने इसका फॉरवर्ड दिया है, तो इसमें जब ये अलग अलग जो सेक्शंस जिसको देखने का मौका मिला, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट लीडरशिप, तो जिस लीडरशिप की बात आप इकोनॉमिक लीडरशिप की बात सोचते हो, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात सोचते हो, सोशल लीडरशिप की बात सोचते हो, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है पेरेंट लीडरशिप। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू हैव एनरावल्ड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स and say when you talk about work, you talk about the power of work. So that power which is inherent in the family, so the entire balance that we've been talking about, and somewhere that balance bringing in the subtle aspects, emotions and love and relationship building. So these are what makes the book very, very special. Congratulations once again. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पूरी ज़िंदगी जो समझा घर के बारे में, वो मैंने इसमें जो मैंने अराउंड 30 आर्टिकल्स लिखे हैं, उनको मैंने एक कंपाइल किया है इस बुक में, ताकि जो मैंने समझा है घर के बारे में वो मैं आप तक ले जा सकूं। आप ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपका क्या, व्हाट इज़ योर फीडबैक। आई वुड लव दैट। थैंक यू सो मच। हम लोग रिलीज करेंगे इस पुस्तक का। ये हमारे जो पब्लिशर है शिवचंद्र जी, वो भी हमारे बीच है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ आ जाए। धन्यवाद। हम लोग जब पिछला कार्यक्रम करने वाले थे, उस समय से हम सोच रहे थे इस किताब के बारे में। फाइनली किताब आ गई, तो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और उम्मीद है कि अब जल्दी दूसरी किताब आएगी, जिसमें और सफलता के केसेस आएंगे सामने कर देंगे नीचे, मतलब क्योंकि ऊपर से थोड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा रश्मि जी को और डॉक्टर मार्कंडेय राय जी को, दोनों साथ आ जाए। आप भी आ जाए साथ। जूरी हमारे यहाँ डॉक्टर गणेश गौतम जी हमारे जूरी हैं, कृपया आ जाएं अवार्ड के लिए। सुनील जी आप भी आ जाएं। निशांत भारद्वाज जी, मैं इनको साफ कर दूँगा। अंजना आनंद जी, Yes, all of you. Thank you.
ये इस अवार्ड के साथ इस साल हम लोग इस अवार्ड में पहली बार एक कपल को अवार्ड कर रहे हैं। ये आए हैं तो इंद्र मोहन जी का बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाए। जिम्मेदारियां होती हैं। Yes, please. Yes. शिखा गोयल जी, इंद्रमणि शर्मा जी, अब हम हमारे विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर मार्कंडेय राय जी और डॉक्टर रश्मि जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वापस मंच पे आ जाएं। डॉक्टर गणेश गौतम जी कृपया आ जाएं। जूली का होना जरूरी है, आप आ जाए कृपया। अवार्ड में जूली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और मार्गदर्शन भी। Yes, please. Ma'am. सोनिया जेटली जी, इसी पे मुझे इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है। 95 की बात है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अवार्ड फंक्शन था तो रजत शर्मा जी अवार्ड देने के लिए आए थे। हमें अवार्ड लेना था। दूसरा अवार्ड जब हमें मिला तो पूछा कितने अवार्ड आप लेंगे, तो हमने कहा अभी 2 और बाकी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे पुराने दिन याद आ गए, हंसने लगे। तो यही बात है। अभी वंदना गुप्ता जी हैं। वंदना गुप्ता जी कृपया अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ये ऐतिहासिक क्षण है जबकि लोग काम के लिए, पैसे के काम के लिए अवार्ड करते हैं, बट फैमिली के लिए अवार्ड होने का एक अलग महत्व है। तो जोर से तालियां बजाएं। मधुलता गुप्ता जी, Yes, ma'am. बाकी सब लोगों को अवार्ड्स के लिए धन्यवाद। 2 अवार्ड और रह गए हैं जो हम आखिरी में देंगे, जो कि शोभना जी आएंगी। शोभना जी थोड़ी देर हो गया, उनको देर हो गया क्योंकि उनका रिहर्सल चल रहा था, उनका प्ले होने वाला है, मतलब नाटक होने वाला है, परफॉर्मेंस शोभना नारायण जी का। तो थोड़ी देर से आएंगी वो 3:30-4 बजे करीब। तो उस समय 2-3 अवार्ड और हम देंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवार्ड देने के लिए और प्रस्तुति के लिए और इवन अवार्डीज को सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये सत्र हमारा समाप्त होता है। बहुत सुंदर सत्र रहा, इतना अच्छा सुनने को मिला, इतना ज्ञान मिला, आप लोगों का सबका सानिध्य मिला, तो बहुत मजा आया। अब हम दूसरे सत्र के लिए और उसको मॉडरेट करने के लिए प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक जी को बुलाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गया है, जूरी को मेमेंटो और गेस्ट ऑफ ऑनर को मेमेंटो। सॉरी, मैं आपकी बातों में इतना अच्छा लगा था कि मैं भूल ही गया था कि ये काम भी करना है, तो बहुत जरूरी काम है। तो मैं डॉक्टर गणेश गौतम जी से आग्रह करूंगा कृपया आ जाए। और डॉक्टर गणेश गौतम जी का सामाजिक काम बहुत अच्छा भाग लेते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र पाठक जी को कि वो डॉक्टर रश्मि सिंह जी को मेमेंटो दे। Yes,
सर आप दूर खड़े हैं, पास रहे यहाँ रहेंगे ठीक रहेगा। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी को मैं खुद यस सर, यस सर, यस सर। वंस मोर, एक बार और। थैंक यू। ये सब लोग ठीक है, तो हम हमें लग रहा है कि शायद 1 बज रहा है, तो हम लंच तुरंत शुरू कर देते हैं और 1:30 बजे के पहले हम लोग अगला सत्र शुरू कर देंगे। ये सत्र हम लंच के बाद ही हम करेंगे, तीनों सत्र हम लंच के बाद होंगे, ठीक है सर। तो अब सब गेस्ट ऑफ ऑनर से भी अनुरोध है, कृपया भोजन की We have the panel 1. I welcome you all back. Everybody, please come and sit down, all of you. आइए अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पैनल 1 है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन फैमिलीज, जिसके मॉडरेटर है डॉक्टर सुरेंद्र पाठक। सुरेंद्र पाठक जी आइए। आरती आलूवालिया, शी इज द India Country Chair for Eco-Civilization Worldwide and United Nations Representative. Please come, take your seat. So, Dr. Surinder Pathak के बारे में बताना भूल गई, वो सेशन मॉडरेटर हैं, वो कंसल्टेंट हैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन के, एडजंक्ट प्रोफेसर हैं गुजरात विद्यापीठ के, और वो एक वसुधैव कुटुंबकम में बुक लिख रहे हैं, जिससे वो बहुत बिजी रहते हैं, तो हम उनको कैच भी नहीं कर पाते आजकल। Next we have is Professor Aparna Khanna, who is the Development Communication and Extension Practitioner of Lady Irwin College. Sorry ma'am, I फटाफट काट दो इसको, 9 मिनट का रह गया। He's bridging science and spirituality, right to enlightenment, researcher, philanthropist, and an educator. He's an educator. Please, Dr. Chan Bharadwaj. He's a transformation and consciousness catalyst. Seema ji, she is a counseling psychologist, and Masudha Arora, she's an educationist and an artist. सबका स्वागत है। हम लोग जो इस पैनल पे विशेषज्ञों को सुनना चाहते हैं, उसका विषय है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ जिसको बोलते हैं, इन फैमिलीज। लेकिन जैसा अभी मोना जी ने बताया कि मैंने वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर एक रिसर्च किया है, तो मैं जब फैमिली की बात आती है तो मैं यही मान के चलता हूँ कि पूरा विश्व एक परिवार है, क्योंकि परिवार के रूप में ही समाज होता है। समाज जो है कोई अलग से कोई चीज नहीं है, परिवारों का जो आपस में संबंध होता है उसी से समाज दिखता है। समाज के लिए जो विधि व्यवस्थाएं होती हैं उसको राज्य कहते हैं। राज्य कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है, और जो हमने स्टेट नेशन के रूप में बाउंड्री बना ली है वो समस्या है। बेसिकली जो राज्य का कॉन्सेप्ट है वो है कि जो समाज जो भी बॉडीज है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इन तीनों के बीच में समन्वय बनाने का काम जो है राज्य का। तो
बेसिकली वो भी परिवार का ही एक काम है, और हम लोग कहते भी हैं कि भारत हमारा एक परिवार है ना, और विश्व एक परिवार है। तो जब EQ की बात आएगी तो हम लोग सभी पक्षों पे विचार करेंगे ना, तो क्योंकि परिवार का ही विस्तार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में विश्व परिवार है। विश्व परिवार के रूप में जो कामना है वो आदिकाल से है, जैसा हमने पिछले वक्ताओं को भी सुना, और उसमें ये था कि वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद में उसका उल्लेख आया है, और क्रिश्चियनिटी इस्लाम में भी आया है। बाकी जितनी भी रिलीजियस थियोलॉजिकल ट्रेडिशंस है उसमें भी परिवार की बात आई है। परिवार जो है एक बुनियादी जगह है जहाँ से हम संस्कृति सभ्यता को जो है वो उसकी संस्कार स्थली के रूप में हम परिवार को पहचान सकते हैं ना। बच्चे को पहली शिक्षा जो है वो माता पिता से ही मिलती है, परिवार में ही मिलती है ना। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो परिवार में गड़बड़ हो जाती है वही समाज में गड़बड़ी फैलती है। यदि बच्चा संस्कारित नहीं हो, समाज में भागीदारी करता है तो समाज में समस्याओं को पैदा करता है। तो इसलिए जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कैसे भावनात्मक रूप से हम संतुलन में रहें परिवार में। परिवार में बुनियादी रूप से 3 संबंध होते हैं ना, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, पति पत्नी संबंध और भाई बहन संबंध। समाज में 3 संबंध हैं। गुरु शिष्य संबंध है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध है जिसको हम लोग साथी सहयोगी कहते हैं, और मित्र मित्र संबंध होता है। मित्र मित्र संबंध का विस्तार जो है पूरी दुनिया तक जाता है। इसलिए हम दुनिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं उनको मैत्री संगठन ही बोलते हैं, मित्र संगठन बोलते हैं, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हर स्तर पर इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, क्योंकि इमोशनली यदि इम्बैलेंस होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, असंतुलित होते हैं तो संबंध में दुख बढ़ता है, पीड़ा बढ़ती है, अविश्वास होता है ना, समस्याएं बनती हैं परिवार में, परिवार टूट जाते हैं। तो परिवार को जोड़ के रखने का जो काम है वो भावनाओं का, मूल्यों का, भावनाएं मूल्यों के रूप में ही रहती हैं। विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, इस रूप में संबंधों में भाव होते हैं। संबंधों में होते हैं, व्यक्ति में नहीं होते। व्यक्ति में केवल समझ होती है। व्यक्ति जब संबंधों में जीता है तब स्नेह होता है, तब ममता होती है। जैसे माँ में ममता कब होती है? जब वो पुत्र पुत्री के साथ है ना। माँ भी वो तभी होती है जब पुत्र पुत्री है। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो माँ थोड़ी है। तो संबंध जो है वो सहअस्तित्व में होता है। मूल्यों का प्रकटन भी सहअस्तित्व में होता है, और जिसको हम भावनात्मक संतुलन कह रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वो भी संतुलन में ही होता है ना। वो भी संतुलन में, नियंत्रण में ही होता है। यदि भावना का नियंत्रण रहता है तो परिवार का गठन रहता है, तो वही संस्कार समाज में जाता है, तो समाज संगठित रहता है। यदि परिवार में व्यक्तिवादी मानसिकताएं रहती हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, तो परिवार में गठन नहीं रहता है। एक छत में रहते हैं लोग, लेकिन वो छत घर नहीं बनती है। लोग अपने अपने तरीके से, व्यक्तिवादी तरीके से जीते हैं, और इसीलिए जब व्यक्तिवादी तरीके से कोई परिवार जीता है तो उस परिवार का कोई पहचान नहीं बनता, कैरेक्टर नहीं बनता, आइडेंटिटी नहीं बनती। वो आइडेंटिटी इंडिविजुअल का आइडेंटिटी रहती है। और यदि इंडिविजुअल आइडेंटिटी के आधार पर परिवार होते हैं, और ऐसे लोग जब समाज में भागीदारी करते हैं तो समाज में भी सामाजिकता के रूप में आइडेंटिटी नहीं बनती, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनती, जो एक समस्या है जिसको हम लोग EQ कह रहे हैं। EQ क्या करता है? 2 को 1 कर देता है। जैसे 2 भाई हैं, उनमें अगर विश्वास है तो वो 2 नहीं है, भाई हो गए।
पति पत्नी में विश्वास है तो वो दो नहीं है, पति पत्नी एक हो जाते हैं ना। और ये आकांक्षा आदिकाल से है, आदिकाल से हम लोग ऐसा कहते हैं पति पत्नी संबंध का मतलब होता है दो शरीर है और आत्मा एक है, तब पति पत्नी संबंध होता है। नहीं तो पति पत्नी संबंध में बहुत दूरियां रहती है, एक्चुअली अलग अलग ही होते हैं, नाम के लिए जो है पति पत्नी संबंध होता है। तो संबंधों को जोड़ने वाली जो वस्तु है वो मूल्य है, चरित्र है, नैतिकता है ना, जिसको हम भावनाएं कह रहे हैं, भावनाएं हैं। राज्य के स्तर पे इन्हीं चीजों को हम लोग नियम कहते हैं, विधि विधान संविधान ने इस सब को कहते हैं। समाज के स्तर पे इसको जोड़ने वाली जो चीजें हैं उसको मैत्री कहते हैं, सहयोग कहते हैं। सहयोग के आधार पे आपस में परिवार परिवार के रूप में समाज बनता है। तो ये सब मुद्दे हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं हमारे बीच में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पैनल डिस्कशन का मतलब होता है कि एक कॉमन लर्निंग की ओर बढ़ना है ना, एक कॉमन लर्निंग है, इसमें कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे परिवार में सभी संबंध एक दूसरे के पूरक होते हैं, समाज में भी एक दूसरे के प्रति पूरकता होती है, कोई उत्पादन करता है, कोई विनिमय करता है, कोई सुरक्षा का काम करता है। यदि ये पूरकता बनी रहती है तो समाज रहता है, नहीं तो समाज में समस्याएं रहती हैं ना। समस्याग्रस्त समाज को हम समाज नहीं कहेंगे, असामाजिक कहेंगे ना, तो समाज नहीं है, असामाजिकता हो गई है ना, यानी डिसइंटीग्रेट हो गया है, टूट गया है, समाज टूट गया है, ऐसा कहें। तो हमको हर स्तर पे भावनाओं को समझना है, मूल्यों को समझना है, हम कैसे एक हो सकते हैं इस बात को समझना है, एक होके हम कैसे सुखपूर्वक जी सकते हैं, उत्साह के साथ जी सकते हैं, उत्सव पूर्वक जी सकते हैं। जीना उत्सव पूर्वक हो जाए इसके लिए मूल्यों को, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सभी हमारे सम्माननीय जो पैनलिस्ट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 4 मिनट में कम से कम एक राउंड सभी लोग अलग अलग जो जो एस्पेक्ट उन्होंने सोचा हुआ है उस एस्पेक्ट से अपनी बात यहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि उससे हम लोगों की सबकी, आपकी भी मेरी भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना, ये जो विद्वान लोग हैं किस प्रकार से सोचते हैं ना। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ अर्पिता अहिलवालिया जी को, आरती सॉरी चश्मा नंबर ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये एक जो बेस बिल्ड करा है आगे कॉन्वर्सेशन के लिए। वहाँ की औरतों ने हमें पत्थर मार के भगा दिया कि दिन में एक ही समय होता है हमारे पास जब हम अपना दुख बांट सकते हैं। अब तो हमारे घर में टॉयलेट बनाने आ रहे हो तो हम अपना दुख कहाँ जाके बोलेंगे। ये है कल्चर जो मिनट मिनट पे हर किलोमीटर पे बदलता है हमारे देश में। इस देश के लिए अगर हमको सोचना है तो वी नीड एजिलिटी हर एक मिनट पे। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी वीडियो महाराष्ट्र की। ये है गवर्नेंस रिलेटेड हमारे देश में। मुझे इन्विटेशन आया था कुछ बच्चों से बात करने का जो ड्रॉप आउट की स्टेज पे थे, कुछ सोसाइटी थे, कुछ क्राइम के अंदर अब्जॉर्ब थे। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया वहाँ पे सब बच्चे ज़मीन पे बैठे थे। कोई ड्रग डीलर था, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कोई पुलिस से भाग रहा था, किसी ने चोरी करी थी, some of them were rapists also। मैंने एक थोड़ा सा मेजर किया कि क्या है इस एरिया में प्रॉब्लम्स। फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे उनके हमेशा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ जाते थे काम करने, या कभी कभी हमारे साथ पुलिस कमिश्नर भी होते थे अगर वल्नरेबल रीजन में जाते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने कहा मैडम आपका सरपंच जी से जाके मिलिए। हमने कहा लेके चलिए। हम गए, तबेला था, गाय बंधी हुई थी, गोबर था, सब क्रॉस करके गए, टूटी कुर्सी थी उस पर जाके बैठे। एक लेडी आती हैं घूंघट करके, चाय हाथ में उनके, फिर एक जेंटलमैन आते हैं, आके कुर्सी पे मेरे साथ बैठ जाते हैं।
तो मैं सोच रही हूँ बात शुरू कहाँ से करूँ, डायनामिक बहुत स्ट्रेंज है मेरे लिए। तो मैंने कहा सर प्रणाम, आप सरपंच हैं? नहीं सरपंच तो ये हैं, गांव में इजाज़त नहीं औरतों को काम करने की। तीसरी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी आसाम की। 2008 के राइट के जो बच्चे थे, जिस समय मैं मिली हूँ उनसे, वो टीनेजर्स हो चुके थे। कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि उन्हें आज भी याद है अपने माँ बाप को जिंदा जलते हुए देखा था उन्होंने। और मैंने उनसे पूछा बेटा करना क्या चाहते हो जिंदगी में? कहते हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। और आखिरी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर की। कुपवाड़ा नाम सुना होगा आपने, 40 किलोमीटर है एलओसी से। हर 10 मिनट में गोलियाँ चलती हैं वहाँ पे। मैं 15 दिन के लिए पोस्टेड थी। 10 एजुकेशनल ब्लॉक के बच्चों के साथ काम कर रही थी, टीचर्स भी थे, प्रिंसिपल भी थे उसमें। एक बच्चा उसी स्कूल का आर्मी उसको पकड़ के लेकर आई बॉर्डर पार से, टेररिस्ट बनने निकल गया था। उससे पूछा बेटा क्यों गया? कहता हमें पढ़ाई का शौक है, स्कूल में दाखिला हो गया, कपड़े जूते मिल गए, माँ बाप कहते हैं बकरियाँ चराने जा। NCRB 2016 said 86% juveniles live with their families. एक बोनस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको यहाँ पे। These are truths of our country. The bonus story is very close to my heart. ब्लू व्हेल गेम चैलेंज जब आया था, जब देश में बच्चे सुसाइड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट सबको बुलाया, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये TRAI गाइडलाइंस के तहत नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। आई वॉज इन्वाइटेड, मेरी उस समय एक संस्था चल रही थी जो 2020 में बंद हो गई कोविड के चक्कर में। आई कॉल इट एज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। एंड NASSCOM के जो CEO थे उन्होंने कहा कि मैडम जो आप कर रहे हैं इसके बाद एक भी केस नहीं आएगा। और नहीं आया, क्योंकि हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट में मैंने 25,000 प्रिंसिपल्स को एड्रेस करा था ये सवाल पूछ के कि हम किस तरीके का समाज बनते जा रहे हैं जो बच्चे को छू के प्यार नहीं करता, उसे ये नहीं पता तीसरे दिन उस बच्चे ने डर खो दिया, अपने आप को काट लिया है और अगले 15 दिन में ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा अपने आप को खत्म करने के लिए। मैंने पूरे हरियाणा में एक सवाल पूछा था, हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है, आ गया तो आपका लड़का लड़की जाएगा कि नहीं? बैठ के बना सरे लगा सकता। द पॉइंट इज family is the atomic unit of civilization, of culture, of humanity. Mona ji ne jo shuru kara hai, this is a seed of something really beautiful and tremendously powerful that we need to take collectively into the future. मेरे हिसाब से मेरे घर में अगर आज एक बच्चा पैदा हो तो मेरा नहीं है, वो समाज का है, वो फ्यूचर का है। Me as a mother, as a parent, as a homemaker, it is my responsibility to expand the dialogue of my thinking. एक सवाल और मैं पूछती हूँ हमेशा पेरेंट्स से, लास्ट टाइम कब था जब आपने कॉन्शियसली यू डिसाइडेड टू ग्रो अप विद योर चाइल्ड सो दैट योर चाइल्ड फाइंड्स अ फ्रेंड इन यू? यू कैन नेवर बी अ फ्रेंड, अ पेरेंट कैन नेवर बी अ फ्रेंड, बट यू कैन अडॉप्ट द पोजीशन ऑफ अ फ्रेंड बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दे लर्न, दे वॉच, दे लव और दे डू। जैसे पैनल आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है आप मेरे से बात के पैनलिस्ट की जो चैलेंज है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग पहलू पे बात कर रहे हैं। और शायद 4 मिनट चैलेंज को 3 मिनट करते हुए मैं बस कुछ एक चीज़ें आपको बताना चाहूँगी अपने काम के दायरे से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और इट्स अ विमेंस कॉलेज, और यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनको होम साइंस एजुकेशन दी जाती है, जिसमें कि ये जो सारी बातें जो अभी हम कर रहे हैं आज सुबह से, ये सारी बातें हम लोग इन पर बहुत गहरी तरीके से काम करते हैं, बातचीत करते हैं और इसको असल जीवन में लागू कैसे करना है इन सब चीज़ों को। यानी परिवार का माने, परिवार में जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से संबंध बनाए रखना, अपनी भावनाओं को समझना और अन्य लोगों की, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई जा रही हैं। और आज से नहीं, तकरीबन जब से ये करिकुलम शुरू हुआ है, आज आई थिंक 90 इयर्स, इट्स अबाउट 90 इयर्स। सो ये जो है एक समाज का एक बहुत क्रिटिकल नंबर है ऑफ यंग वुमेन हु आर बीइंग ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज्ड टू बी नॉट ओनली अवेयर ऑफ द रोल ऑफ होम मेकर्स बट ऑल्सो पास ऑन दिस, ये जो जानकारी है इसको आगे की जो जनरेशन है उनमें पास ऑन कैसे करना है वो भी उन्हें सिखाया जा रहा है।
सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों में ही इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट को समझने की ज़रूरत है। और आज परिवार से शुरू होके अगर परिवार में हम सबकी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट हाई होगा एज नर्चरर्स, एज फैमिली मेकर्स, आई एम श्योर वो आगे सोसाइटी में भी हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे अपने सोशल एनवायरनमेंट में और अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। कुछ एक चीज़ें जो आप और मैं ऑलरेडी कर सकते हैं वो हैं, जो सुबह भी बात हुई, बीइंग रोल मॉडल्स, कि खुद भी कुछ करें और औरों की बात खुद कहें और खुद महसूस करें और औरों की बात को भी सुनने और महसूस करने की पूरी कोशिश करें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किताबी तौर पे बहुत सारे, अगर आप जैसे सुबह ये भी बात है कि गूगल सर्च करें तो 1000 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से अगर हम कोई 2-3 सिंपल बातों को भी बातों को आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है केवल एक किताबी रूप से बात ना रह के सोसाइटी में ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबके लिए क्रिएट कर सकती है, जहां मैं भी शांति से रहूं और मेरे आसपास के लोग भी शांति से रह सकें और आगे जिंदगी में बढ़ सकें। तो और इस सब को जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, कि बातों से बाहर निकाल के एक्चुअल उसका कार्यान्वयन करना, उसके लिए मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में हम टीचर्स के पास एक बहुत अच्छा स्कोप है कि ये जो युवा पीढ़ी हमारे साथ रोज सुबह शाम हमें मिलती है, 3-4 साल से ज़्यादा हमारे को इनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। यहाँ पर अगर हम कॉलेज के कुछ इस तरह के सिस्टम्स जो ऑलरेडी हैं, जैसे कि NSS है, हमारे अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हैप्पीनेस का एक करिकुलम है, कोर्स है जो कि ऑफर भी हो रहा है एक सेमेस्टर में, उसके अंदर हैप्पीनेस क्लब्स बन रहे हैं, पीस क्लब्स बन रहे हैं। तो अगर इन सबको भी मौका दिया जाए और इनको भी साथ में जोड़ा जाए तो इस बात को जो सुबह बात की गई एक मुहिम के तौर पे मोना जी के साथ अगर हम मिलें और आगे बढ़ाएं तो समाज एक बहुत अच्छा सुंदर समाज आप और मैं बना सकते हैं। शुक्रिया।